अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार के 100 दिन मुकम्मल हो गए। इसके पेश नजर जहां बीजेपी के सरकर्दा लीडरान अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने हर शोबे में उनकी नाकामियों पर से पर्दा उठा दिया है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से मोदी हुकूमत की 10 दिनों की नाकामियों को मीडिया और अवाम के सामने रखा। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग कांग्रेस ने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई दिलचस्प पोस्ट भी किए हैं, जिनमें पीएम मोदी की 100 दिनों पर मुश्तमिल अब तक की हुक्मरानी को हदफ तनकीद बनाया गया है। कांग्रेस ने ग्राफिक्स और वीडियो पर मुश्तमिल कई ऐसे पोस्ट किए हैं जिनमें मरकजी हुकूमत को मुख्तलिफ सतहों पर नाकाम जाहिर किया गया। मसलन एक तस्वीरी पोस्ट में मोदी हुकूमत से 100 दिन में क्या क्या सवाल किया गया है। इसके नीचे बड़े हुर्फ में लिखा गया, कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर 100 दिनों के दौरान महज पीआर यानी अपनी तशहीर करने का इल्जाम आयद किया है। एक वीडियो पोस्ट में कांग्रेस ने 100 दिनों की नाकामी का तस्करा करते हुए बताया है कि नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बने हुए 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में उनकी हुसूलियाबियों की बात करें तो मुल्क में 38 रेल हादसा हुए हैं, जिनमें 21 लोगों की मौत हुई और 112 अफराद जख्मी हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश है और वजीर रेल उन हादसों को छोटे छोटे वाकयात बताते हैं। ये जाहिर करता है कि नरेंद्र मोदी के पास रेलवे के लिए कोई विजन नहीं है, वो पूरी तरह फेल साबित हो गए हैं। इस वीडियो के साथ ये भी लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के 100 दिनों का कॉर्पोरेट कार्ड। एक दीगर वीडियो में कांग्रेस ने 100 दिनों फेल के अंदर पेश आए दहशतगर्दाना हमले पर बातचीत की है। वीडियो में बताया गया है कि मोदी को वज़ीर आज़म बने हुए 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में मुल्क को कई दहशतगर्दाना हमलों का सामना करना पड़ा है। पिछले 100 दिनों में 26 दहशतगर्दाना हमले हुए, जिनमें 21 जवान शहीद हुए और 29 जवान जख्मी हुए हैं। इन वाकयात में 15 शहरियों की मौत हुई है और 47 अफराद जख्मी हुए हैं। नरेंद्र मोदी दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुए। उन्हें मुल्क की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं। नरेंद्र मोदी की पूरी तवज्जो अपनी अमीर दोस्तों को मजीद अमीर बनाने पर मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिका तालिबे डॉक्टर आसिया और इस्लाम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज में मुस्तकिल फैकल्टी के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर ओहदे पर तखर्रुरी मिली है। उनकी इस कामयाबी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा सातिज़ा में खुशी की लहर है। विमेंस कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर कनीज ख्वाजा अहमद, जिन्होंने आसिया इस्लाम को कम्युनिकेटिव इंग्लिश की तालीम दी थी, उन्होंने आसिया इस्लाम की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि मैंने जिन बच्चों को तालीम दी है उनमें आसिया को एक मिसाली तालिब के तौर पर याद करती हूँ। अगरचे मैंने उन्हें जो तालीम दी वो इब्तदाई अदवार की थी, जो उमूमन हमवारी और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली गुफ्तगू का हिस्सा बन गई थी, लेकिन वो इस सबक को लेकर हमेशा संजीदा रहती थी। वो वक्त की बहुत पाबंद थी और इसके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला था। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अब भी याद करती होगी। हम सभी को उनकी कामयाबी पर बहुत फख्र है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के फैसले से दिल्ली की अवाम राहत महसूस कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसे अवाम ने ईमानदार समझकर बागडोर सौंपी थी, वो बदउनवानियों का सरगना कर के निकला है। केजरीवाल के इस्तीफा के फैसले पर अवाम कह रही है कि दिल्ली को बदउनवानी से आजादी मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि सौरभ भारद्वाज का ये भी बयान है कि इख्तिदार व अखलाकात का लिहाज करते हुए केजरीवाल ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है और केजरीवाल को कुर्सी की लालच नहीं है, ये दुरुस्त नहीं। देवेंद्र यादव ने कहा है कि केजरीवाल एक बावकार शख्स है और अखलाकी तौर पर इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें कुर्सी का लालच नहीं था तो शराब घोटाले के बाद या जेल जाने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दिल्ली कांग्रेस सदर ने कहा है कि केजरीवाल को ओहदे का लालच नहीं है, तो उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि अवाम के दरबार में जाएंगे और अवाम के फैसले के बाद ही वजीर आला की कुर्सी पर बैठेंगे। अगर उन्हें अवाम की खिदमत करनी है तो कुर्सी पर रहे बगैर भी कर सकते हैं, जिस तरह RIS के ओहदे से इस्तीफा देकर भी समाजी फलाह के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा है कि दिल्ली की अवाम आम आदमी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में ही अपना जवाब दे चुकी है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां सभी पार्टियां जोर और शोर से कर रही है। इस दरमियान कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा और कांग्रेस मीडिया व पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा वगैरह मौजूद रहे। इस मौके पर पवन ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों से कश्मीर के जो हालात है, इससे कश्मीर का दिल जख्मों से भर गया है, लेकिन अब उन जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है।
जम्मू कश्मीर में एक तवील रात खत्म होने वाली है और सुबह होने को है। पवन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 10 सालों से दिल्ली की एक ऐसी हुकूमत चल रही है जिसमें लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही। इस बात को तवज्जो में रखते हुए 22 जिलों में हमारी टीम गई, लोगों से बात की और इसी के तहत हमारा इंतखाबी मंशूर तैयार किया गया है। इंतखाबी मंशूर सिर्फ एक कागज का पलंदा नहीं है, ये हमारी गारंटी है, ये हक की बात है जिसे हम पूरा कर देंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने कांग्रेस ने कई अहम वादे किए हैं और गारंटी की शक्ल में बुनियादी चीजें सामने रखी है। कुछ अहम गारंटीज इस तरह है: मुकम्मल रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर को एक बार फिर मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाएंगे। खवातीन का एहतराम हमारा हक, घर की मुखिया को हर महीने 3000 रुपए, एनजीओ के लिए 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज, अच्छी सेहत हमारा हक है। हर कुंबे को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस, मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस, 30 हर तहसील में एम्बुलेंस से लेस मोबाइल क्लिनिक, हर जिला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कमिश्नरी और कश्मीरी पंडितों का हक, कश्मीरी पंडितों की बाज आबादकारी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का मंसूबा पूरी तरह नाफिज होगा और ओबीसी का हक, आइन के तहत पसमानदा तबके को पूरा हक, हमारी मुलाजमत हमारा हक, 1 लाख खाली मुलाजमतें भर जाएगी। मशहूर मौरिख और दी ब्रोकन स्क्रिप्ट के मुसन्निफा डॉक्टर स्वप्ना ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम जंग आज़ादी के पहले शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर पर एक यादगारी तकरीब के दौरान मौलवी मोहम्मद बाकर की जिंदगी पर रोशनी डाली। मौलवी मोहम्मद बाकर शख्सियत और उनका अहद उन्वान से मुनक़िदा इस तकरीब में 1857 की बगावत के दौरान उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। दिल्ली उर्दू अखबार के बानी मुदीर मौलवी बाकर के बारे में बात करते हुए लडल ने इस बात पर जोर दिया है कि किस तरह उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ मुसाहिमत की, अपनी आवाज बुलंद की, जिसने उन्हें 1857 की बगावत और हिंदुस्तानी सहाफत की तारीख दोनों में एक अहम शख्सियत बना दिया। डॉक्टर के मुताबिक मौलवी बाकर का कामकाज आज के सहाफियों के लिए अनमोल असबाक पेश करता है। बरतानवी हुक्मरानी, नस्ली इम्तियाज और मुलाजमत में अदम मसावत के बारे में उनके ख्यालात ने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसकी अब हस्बे साबिक इफादियत है। उन्होंने बताया है कि बरतानवी पॉलिसी पर मौलवी बाकर की शदीद तनकीद दिल्ली के लोगों में इत्तेहाद के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल कोशिश और अंग्रेज मुखालिफ जद्दोजहद ने उन्हें एक सच्चे मुहिब्बे वतन के तौर पर खड़ा कर दिया था। इस तकरीब की सदारत करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर गौतम लहरी ने मौलवी बाकर को हिंदुस्तानी सहाफत का लंबरदार करार दिया। उन्होंने मौजूदा दौर की सहाफत की हालत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि नए दौर के सहाफी मौलवी बाकर की लगन और उसूल से मुताबिकत नहीं रखते हैं, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की पहली वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी है। गुजरात में पीएम मोदी ने कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह भी किया है, लेकिन सबसे अहम वंदे मेट्रो की शुरुआत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने भुज से अहमद के लिए इस वंदे मेट्रो को रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने कई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है, जिनमें नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और पहले 20 कोच वाली ट्रेनें शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में कई तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह किया और साथ ही कुछ मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। उन मंसूबों की मजमूई लागत 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। पीएम मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म रिहाइश मंसूबे के तहत शहरी देही इलाकों में उन घरों को मुस्तफ़ीदीन के हवाले किया जिनकी तामीर का अमल अंजाम पा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म रिहाइश मंसूबा देही के तहत 30,000 से ज्यादा नए घरों की तामीर को मंजूरी दी और इसके लिए पहली किस्त जारी की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा है कि 100 दिन के बाद उन फैसलों में मुल्क के हर शहरी, हर कुंबा, हर तबके की फलाह की गारंटी पक्की हो गई है। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही। इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अपोजिशन लीडरों ने आवाज उठाई है। कांग्रेस सदर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि खाम तेल की कीमतों में 32.5% की कमी आई है, फिर भी बीजेपी की ईंधन लूट जा रही है। इंतखाबात वाली रियासतें अब बीजेपी को हराएगी और मोदी से मुतासिर महंगाई को दरकिनार करेगी। इसके अलावा मई 2024 खाम तेल की कीमत फी बैरल 107.49 डॉलर थी, पेट्रोल 71.51 रुपए था, डीजल 57.28 रुपए थी। सितंबर में 2024 को खाम तेल की कीमत फी बैरल 72.48 डॉलर है, फिर भी पेट्रोल 94.72 रुपए, डीजल 87.62 रुपए। उसूली तौर पर मौजूदा खाम तेल की कीमत के मुताबिक पेट्रोल की कीमत
48.24 रुपए होनी चाहिए। डीजल की कीमत 69.00 रुपए होनी चाहिए। कोई हैरानी नहीं, 10 साल और 100 दिनों में मोदी हुकूमत ने ईंधन पर टैक्स लगाकर लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक और ब्रायन ने भी मौजूदा खाम तेल की कीमतों का हवाला देते हुए मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने सवाल किया है कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है। राज्यसभा ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 24% की कमी आई है, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ गई है। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान शोष पसंदों ने रियासती हुकूमत के एक वजीर के घर को निशाना बनाया। हमला करने वालों ने अखरल जिला में वजीर काशम वाशम के घर पर ग्रेनेड फेंका, जिससे घर की दीवारें और कुछ हिस्से टूट गए हैं। गनीमत यह है कि हमले के वक्त घर पर कोई रुकन मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा सरजद हो सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जय वक़वा पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एक आला अफसर का कहना है कि ग्रेनेड के टुकड़े बरामद किए गए हैं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जांच के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि किसी ने भी फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मुख्तार अंसारी की मौत से मुतल्लिक उनके कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया था कि जेल में उन्हें जहर दिया गया है, जिससे उनकी सेहत खराब होती गई और फिर आखिर वो इंतकाल कर गए। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म सादिर हुआ था, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह जहर नहीं बल्कि दिल का दौरा था। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट इंतखाबिया और इंतजामिया ने हुकूमत के हवाले कर दी है। इससे कबल पोस्टमार्टम और बिसरा जांच रिपोर्ट में भी मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने की तस्दीक नहीं हुई थी। अब इससे वाज़ेह हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हकीकी मायनों में दौरा क़ल्ब से ही हुई है। काबिल जिक्र है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के 28 मार्च की देर शब मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी के अहल खाने ने उन्हें जेल में जहर देने का इल्जाम आयद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दौरा क़ल्ब से मौत की तस्दीक के बाद वसरा महफूज कर जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। 20 अप्रैल को वसरा रिपोर्ट में भी जहर की तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन अहल खाने के इल्जामात के बाद हुकूमत के हुक्म पर मौत की वजह जानने के लिए मजिस्ट्रेट अदालती जांच बिठाई गई। मजिस्ट्रेट जांच एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार ने की और ये जांच तकरीबन 5 माह तक चली, जिसमें जेल अफसरान, मुलाजमीन, इलाज करने वाले और जिला अस्पताल के डॉक्टर, भर्ती करने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, मुलाजमीन और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर वगैरह समेत 100 लोगों के बयान लिए गए। पोस्टमार्टम और वसरा रिपोर्ट, जेल के सीसीटीवी फुटेज, बैरक की जांच और खाने की जांच रिपोर्ट वगैरह का जायजा लिया गया। इस पूरी जांच में जहर से मौत होने की तस्दीक नहीं हुई है। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बरस भी दिल्ली में डेंगू ने अपनी दहशत फैला रखी है। खबर के मुताबिक यहाँ डेंगू से 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। लोक नायक अस्पताल में 54 साल की एक मरीज और सफदरजंग अस्पताल में भी एक मरीज की डेंगू की वजह से मौत हुई है। शहर के कई अस्पतालों से उनके मामलों की तादाद में मुसलसल इजाफे की बात सामने आई है। शाये एदाद शुमार के मुताबिक 1 जनवरी से 10 सितंबर तक दिल्ली में डेंगू के कुल 675 मामले दर्ज किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा मामले अगस्त के महीने में दर्ज हुए हैं। 103 केसेस नजीफगढ़ इलाके में हैं। इसके बाद शाहदरा से 84 मामले सामने आए हैं। 1 जनवरी से 10 सितंबर तक मलेरिया के 260 और चिकनगुनिया के 32 मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के पेश नजर लोगों को एहतियात बरतने का हुक्म दिया गया है। इसके लिए ढीले ढाले, लंबे आस्तीन वाले शर्ट और पैंट पहनना और हाथ और पैर को ढके रहना बेहतर होगा। साथ ही ऐसे कीड़े मार का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें DEET या दीगर उनसर मौजूद हो। सोने के वक्त लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। माजी में बढ़ती आबादी पर काबू पाने का फॉर्मूला इस्तेमाल करके चीन ने बड़ी गलती कर दी है और इसके मुज़र असरात अब वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे हैं। इस सिलसिले में एक हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कम होती आबादी के बहरान से परेशान चीन में अब बच्चों से ज्यादा जानवरों की तादाद हो जाएगी। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि चीन के शहरी पालतू जानवरों यानी पेट्स की आबादी साल के आखिर तक 4 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद को अबूर कर जाएगी। इसके अलावा जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दहाई से चले आ रहे एक बच्चे की पॉलिसी के बाद चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है, जिससे इसकी इफरादी कुव्वत महदूद हो गई है। यूथ पॉल्यूशन तहकीकी इदारे के जरिए किए गए एक मुताले में पाया गया है कि चीन एक बच्चे की परवरिश करने के मामले में सबसे महंगा मुल्क भी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया
اور فرانس کا نمبر آتا ہے، جہاں بچوں کو پالنے میں والدین اور گارجین کو کافی خرچ اٹھانا پڑتا ہے۔ گولڈمین سیشش کا اندازہ ہے کہ 2030 تک شہری چین کے پالتو جانوروں کی آبادی ملک بھر میں 4 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد سے دگنی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔